हेलो हमजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये बता, तेरा सीक्वेंस एंड सीरीज तुम्हारे टर्म 2 में आ रहा है क्या? एक मिनट चेक करके बताता हूँ। हम्म। नहीं सर, नहीं आ रहा हूँ। टर्म 2 का सिलेबस बताया ना एक बार मुझे। सर मेरे पास है टर्म 2 का सिलेबस। बताओ। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कोनिक सेक्शन, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डेरिवेटिव्स, प्रोबेबिलिटी। स्ट्रेट लाइंस भी मतलब पहले ही आ चुके हैं ना? यस सर। वो बाइनोमियल सिलेबस से हटा दिया। बाइनोमियल ना टर्म 1 में था ना टर्म 2 में होगा। ओके। सर्कल्स भी आ चुके हैं क्या टर्म 1 में? चेक करके ये भी बता मुझे, सर्कल्स आ चुके हैं टर्म 1 में? यह सर्कल अगर नहीं लिखा है तो कोनिक सेक्शन में ही एडेड होगा। वैसे कोनिक सेक्शन सर्कल से अलग होता है, बट मतलब अगर हम जेई पे देखें तो सीबीएसई पे, बट मुझे लगता है दोनों को एक ही में काउंट करते हैं। तो अगर सर्कल्स अलग से चैप्टर दिया हुआ है कहीं तो ठीक है सिलेबस में, और अगर नहीं तो फिर कोनिक सेक्शन के अंदर ही होगा सर्कल्स। नहीं सर, सर्कल्स नहीं था फर्स्ट टर्म में भी, अभी भी नहीं है। हाँ तो कोनिक सेक्शन नहीं है फिर। तेरा तो सिलेबस पूरा सीबीएसई है ना? यस सर। ओके। तो सीक्वेंस एंड सीरीज तुम सभी लोग पढ़ भी चुके होंगे। मुझे लगता है लास्ट टाइम तुम्हारी सीक्वेंस एंड सीरीज की कुछ क्लासेस भी चलवाई थी ना, कुछ मतलब जब तुम्हारे टर्म्स के लिए। यस सर। ओके। तो सीक्वेंस में तो हमारे पास कोई ज्यादा लोड नहीं होता है, मतलब हल्का ही होता है सीक्वेंस। तो सीरीज वाला पोर्शन थोड़ा सा है, डिफिकल्ट है। तो यार मैं ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली, तो तुमसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज कराना है क्या? क्योंकि टर्म में नहीं आ रहा तो अगर तुम्हारी चॉइस है। तुम बता सकते हो। सर वो इम्पोर्टेंट जे वाला पार्ट तो जेई वाले पे तो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा सर्टेनली। मतलब जेई में हमारे पास क्वेश्चन फिक्स्ड है, स्ट्रेट लाइन से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा, पीएनसी से आएगा, सीक्वेंस सीरीज से आएगा, बाइनोमियल से आएगा 5, सर्कल से आएगा 6, प्रोबेबिलिटी से आएगा 7, एमआर से आएगा 8। एमआर अभी नहीं पढ़ाएंगे बट हम इस साल,
और उसके बाद बचता है स्टैट्स, ट्रिगो। रिलेशन, फंक्शंस। ट्रिगो, सॉरी, ट्रिगो, ट्रिगो से आएगा। यस, यस, नो। और उसके अलावा जो बचता है फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, कोनिक सेक्शन, स्टैट्स। इन चार में से दो आएंगे, ये लगा सकते हो आप एवरेज मिनिमम। तो 11 तो ये यहां से फिक्स है, मतलब 9 तो फिक्स है, और का छोड़ो चलो। भी औरों से ऐसा होता है कि कंबाइंड करके आते हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद 11 मैट्रिसेस, 9 हो गए। 10 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आएगा। 10 डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आएगा। 11 एओडी से एक क्वेश्चन आएगा। 12 इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आएगा। 13 एरिया रिलेटेड से आएगा। 14 डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। 15 प्रोबेबिलिटी से आएगा। 16 वेक्टर 3D से आएगा। 17 क्वेश्चन तो फिक्स है। ये चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इसमें से कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कहीं मर्ज होकर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आ जाए। और इनके अलावा जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस हो गया, काफी बड़ा टॉपिक है। एक क्वेश्चन क्या 2 भी आ जाते हैं। एओडी है, बड़ा टॉपिक है। तो मतलब 16-17 क्वेश्चन तो हमें पता ही होते हैं कि ये तो एक एक चैप्टर से इनसे आने ही आने हैं। उसके अलावा जो 7-8 क्वेश्चन होते हैं वो मिसलेनियस में डाल दी जाती है, मिसलेनियस कैटेगरी में, कि मतलब उसमें हर चीज काफी चीजें लग रही होती है, मतलब वो 2 कॉन्सेप्ट तो मिक्स होंगे, मर्ज होकर बनाए जाएंगे वो क्वेश्चन। बट हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज तो उसे एक चैप्टर में से है कि जिसका हमें सर्टेनली क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पिछले साल मतलब 2020 वाले जेई में दो क्वेश्चन आए थे हर सेट में सीक्वेंस सीरीज के। यार इसमें जो सीरीज में वो जो सिग्मा का वो होता है ना कुछ, सिग्मा ही काफी वो एवरेज। उसमें अच्छा जी, चलिए तो पहले तो मैं आपको फटाफट से कुछ बातें बता दूं, एक दो, जो कि आएंगी हमारे नॉर्मली काम। चलिए देन, स्टार्टिंग फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज। एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें सीक्वेंस सीरीज को। सीक्वेंस इज ऑल अबाउट पैटर्न्स एंड सीरीज इज बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्ट, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। बट इससे पहले सीक्वेंस को यार हम ऐसा समझते हैं, मैं फटाफट देता हूँ। वैसे तुम्हें इस चैप्टर को, मुझे काफी एंटरटेनिंग चैप्टर लगता है, मतलब इजी भी है और समझने के लिए भी बढ़िया चैप्टर रहता है। तो पहले तो हम काफी बातें करते हैं, बट अभी अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसमें हम आपको इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे पाए। तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि हम ना सीक्वेंस को बहुत ही गलत तरीके से देखते आ रहे हैं आज तक। आपको नहीं पता है अभी भी सीक्वेंस। राइट नाउ यू डोंट नो अबाउट सीक्वेंस, यू डोंट नो, यू नो नथिंग अबाउट सीक्वेंस एक्चुअली। वो इसलिए क्योंकि हम आपने इस सीक्वेंस को इस तरीके से देखा कि सीक्वेंस होता है पैटर्न। जैसे कि आपने पढ़ा पिछले साल एपीसी का ही एक चैप्टर था, तो आपको लगता है कि सीक्वेंस तब बन रहा होगा जब टर्म्स के बीच में कोई पैटर्न होगा। और सीक्वेंस का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके टर्म्स के बीच में पैटर्न है या नहीं है। अगर आप कुछ टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दो तो वो एक सीक्वेंस बना लेंगी। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 ये लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये एक एपी है, राइट। कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, ये हमने पढ़ा है लास्ट ईयर भी, आप तो इस साल भी पढ़ ही चुके हैं अभी तक। तो ये एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस का नाम, पर्टिकुलर नाम हम एपी दे सकते हैं। okay? पर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ यही सीक्वेंस नहीं है, जीपी भी है, एचपी भी है, एजीपी भी है। 4 तरीके के आप प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में फर्क है। जिस चीज को आप आज तक सीक्वेंस समझते आ रहे हो वो सीक्वेंस नहीं, वो प्रोग्रेशन है। यानी कि टर्म्स के बीच में कुछ पैटर्न बनना चाहिए, कुछ पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न, ये जो वर्ड है ना पैटर्न, ये सीक्वेंस की देन नहीं है, ये तो प्रोग्रेशन कहता है। प्रोग्रेशन मांगता पैटर्न, सीक्वेंस कुछ नहीं मांगता। सीक्वेंस कहता है तूने ये टर्म लिखी, जो तेरा मन आए तो वो लिख दे, है ना। 1.74577 डॉट डॉट डॉट, या तुझे को लिखना है -K 213.5, वॉट एवर, जो भी लिखना है भाई वो लिख ले। कॉमा से सेपरेट करते हुए तू लिखेगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है पैटर्न से।
सीक्वेंस का लेना देना तो सिर्फ इस बात से है कि आपने अपनी टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखा तो सीक्वेंस बना। अब अगर आपकी टर्म्स कोई पैटर्न फॉलो कर रही है तो आप ऐसे सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। अगर आपकी टर्म्स कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही हैं तो सीक्वेंस तो वो था ही, सीक्वेंस की तो कोई बात ही नहीं है। तो सीक्वेंस का भैया कोई लेना देना नहीं है पैटर्न से, एक बात तो आप ये समझ लीजिए, सबसे पहली बात मेरी। ठीक है। अब तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस की डेफिनेशन हम ऐसे बता देते हैं, ये देखिए, इसको तो मैं हटा रहा हूं, फटाफट से मैं आपको बेसिक 3-4 डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं। ओके जी, पहली डेफिनेशन सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? यार एक सेकंड, गलती से सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन is the set n of natural number. सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन कोई भी सेट n नेचुरल नंबर्स हो। तो आपने कहा जो डोमेन मतलब डोमेन तो होता है इनपुट, तो इसका इनपुट नेचुरल नंबर होगा। इसका इनपुट पता है क्या होगा? एक्चुअली इसका इनपुट टर्म होगी। आप किसी भी सीक्वेंस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, an और tn। अब इस बात का मतलब समझिएगा ये क्या है। या आप पहली बात तो an या tn से अपने टर्म डिनोट कर सकते हैं। मैं जनरली यार tn से करना चाहूंगा अपने टर्म्स को डिनोट। और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने अगर ऐसे लिखा तो ये इसका ये मतलब है, इन सब का यही मतलब है, सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स। आपकी t या a टर्म को डिनोट कर रहा है और नीचे जो ये सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये कौन सी टर्म है इस चीज को डिनोट कर रहा है। यानी कि जो तीनों चीजें हैं जो आपके सामने लिखी हैं अभी, ये बता रही हैं कि हम ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं n टर्म्स के एक सीक्वेंस को। अगर आप इसको खोल के देखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं तो टी से ही डिनोट करूंगा हमेशा टर्म्स को, इसलिए मैं टी वाली चीज ही फॉलो कर रहा हूं। आप चाहे तो एन से भी जा सकते हैं, मेरे हिसाब से आप टी से जाओ क्योंकि टर्म टी थोड़ा सही लगता है। तो इसका ये मतलब है, या इसका ये मतलब है, अगर आपके सामने कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, कभी कभी एन भी लिखा होगा क्योंकि क्वेश्चंस में एन दिया है तो मैं एन कर दूंगा उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ए का और टी का सिंबल तो सिर्फ टर्म दिखाने से। इसका ये मतलब है दोस्त देख कि हमारे पास एन टर्म्स है, T1 T2 T3 अप टू Tn। ये एन टर्म्स का एक सीक्वेंस है, इस बात का ये मतलब है जो हमने ऊपर लिखा भी हुआ है। और हमने कहा इसका डोमेन है नेचुरल नंबर, यानी कि टर्म्स जो होंगी ना आपकी वो हमेशा नेचुरल नंबर के टर्म्स में आएंगी। लाइक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5 टर्म निकालो, -3 टर्म निकालो, नो, ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका डोमेन है टर्म का सबस्क्रिप्ट। हम ये नहीं कह रहे टर्म की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, टर्म की वैल्यू तो √2 भी हो सकती है, यानी कि T1 कैन बी √2, T2 कैन बी 2/3, T3 कैन बी -7, वॉटेवर। इनकी वैल्यूज क्या होंगी हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं टर्म का सबस्क्रिप्ट, यानी कि टर्म का नंबर हमेशा नेचुरल नंबर के टर्म्स में चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई फ्रैक्शन में टर्म आ गई, 2.3 टर्म बता दो, 7.4 टर्म बता दो, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं होगा। 0 टर्म बता दो, नहीं नहीं, -5 टर्म बता दो, नो नो, ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती टर्म्स में। टर्म्स हमेशा पहला दूसरा काउंटिंग नंबर की फॉर्म्स में होती है, क्योंकि काउंट करने का ही काम कर रही है ना टर्म्स एक्चुअली, कि कौन से नंबर पे लिखी गई है कौन सी चीज। तो काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसलिए टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर के टर्म्स में बताई जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और कोई भी ऐसा बनेगा तो वो आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाने वाला हूं, 1 √2 -3 100 -102.5, कोई रिलेशन नहीं है देखो इन सबका आपस में, -√3 एटसेट्रा इज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है पैटर्न से।
आपको कभी रखना भी नहीं है। और सीक्वेंस नहीं कहता कि आप पैटर्न बनाओ, नहीं, ऐसा कौन कहता है कि पैटर्न बनाओ? अभी देखते हैं, प्रोग्रेशन कहता है ऐसा। अब बात करते हैं रियल सीक्वेंस की। एक ऐसा सीक्वेंस, अब इसकी रेंज क्या होगी सीक्वेंस की? सीक्वेंस की रेंज है जो टर्म्स की वैल्यूज आ रही हैं, ये सब इसकी रेंज है। आपको सीक्वेंस में डोमेन और रेंज नहीं निकालने का है, नहीं नहीं नहीं, आप उसमें बच जाओ। डोमेन रेंज निकालने का नहीं है, हम बता रहे हैं आपको डोमेन नेचुरल नंबर्स डोमेन है, यानी कि टर्म्स जो होंगी हमेशा काउंटिंग में ही डिफाइन होंगी, और जो रेंज होगी, रेंज हमेशा रियल होगी, जो भी आंसर होगा रियल नंबर होगा। तो ऐसा सीक्वेंस हमारे सिलेबस में रियल सीक्वेंस होगा, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसकी सारी टर्म्स की वैल्यूज रियल नंबर आ रही हो, रियल सीक्वेंस बोला जा सकता है। इसी बात को थोड़ा फैंसी वे में बस हम ऐसे बोल सकते हैं, अ सीक्वेंस whose range is the set is a subset of R real numbers. एक ऐसा सीक्वेंस जिसका रेंज रियल नंबर्स का सबसेट हो, यानी कि उसके सारे आंसर टर्म्स की हर टर्म की वैल्यू रियल नंबर ही हो, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो ऐसे सीक्वेंस को आप रियल सीक्वेंस बोल सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ रियल सीक्वेंस ही होंगे। थर्ड डेफिनेशन, प्रोग्रेशन, जो आप मेनली पढ़ने वाले हैं चैप्टर में शुरुआत में। प्रोग्रेशन से मतलब कि भाई यहां पे हम आपको ये बात भी बता देते हैं, देखो, इट इज नॉट नेसेसरी it is not necessary that the terms of a sequence always follow a certain pattern. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमारी टर्म्स कोई पैटर्न फॉलो करें सीक्वेंस के केस में। और पैटर्न फॉलो करने का ये मतलब होता है जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखने वाला हूं, और दे आर डिस्क्राइब्ड, यानी कि आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो किसी फॉर्मूले से, और दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। जब भी आपकी टर्म सीक्वेंस, मतलब जब भी आपकी टर्म्स पैटर्न बना रही होंगी, जैसे कि आपने अभी बनाया था एपी 1357, तो आप पैटर्न की तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पैटर्न बनाने का तो पॉइंट ही है एक्चुअली। अगर आप ध्यान दें तो पैटर्न बनाने का तो पॉइंट ही है कि हम इसकी कोई भी टर्म निकाल पाए। पैटर्न इसीलिए बनाते हैं हम कि भाई पहले आपने पैटर्न ऑब्जर्व करा, अब आप चाहते हो 1000वीं टर्म चाहिए, 1000 टर्म निकालना चाहते हैं, तो पैटर्न एकदम फिट से बता देगा आपको वो बात, आपको एक एक करके जाना नहीं पड़ेगा 1000 टर्म्स तक। तो जब भी कभी कोई सीक्वेंस पैटर्न बना रहा होगा, तो वो पैटर्न बनाने का ये मतलब है कि आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप, यानी कि आपके पास कोई फॉर्मूला होगा, और दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, ये भी लिख लो। यानी कि आप इसकी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला पता चल जाएगा, फिर आपको कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आप इसकी। ये तब होगा जब आपका कोई भी सीक्वेंस पैटर्न बना रहा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पैटर्न बनाए बनाए, हो सकता है ना बना रहा हो, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर लिख के दिखाया। तो तब क्या होगा? जब पैटर्न बना रहा होगा, वो चीज प्रोग्रेशन बोली जाएगी। तो आप ऐसे समझिए, प्रोग्रेशन एक सबसेट है सीक्वेंस का। अगर सीक्वेंस इतने सारे हैं ना, तो प्रोग्रेशन कुछ इतने होंगे। सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि सारे सीक्वेंस पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। जो सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करेंगे वो प्रोग्रेशन बोले जा सकते हैं। तो इसलिए जो आप पैटर्न की बात समझते हैं वो प्रोग्रेशन, राइट। अब हम यहां पे लिख सकते हैं, दोज सीक्वेंसेस whose terms follow certain patterns
are called progressions. Are called progressions. और आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रोग्रेशन आएंगे, बहुत सारे नहीं, 4 आएंगे टू बी प्रिसाइज। उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक और वर्ड, सीरीज। देखिए चैप्टर इज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीरीज पता होनी चाहिए, दोनों बातों का मतलब पता होना चाहिए। सीरीज, अगर आप अपनी टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, एक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक सीरीज मिलेगी। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, या दोनों कर दो, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, we get an expression called series. मान लीजिए आपने अभी ऊपर अपना सीक्वेंस की टर्म्स लिखी थी T1 T2 T3, तो मैं इसके केस में आपको एग्जांपल एक सीरीज लिख के दिखाता हूं। जैसे कि T1 प्लस T2 से लेके Tn तक का अगर हम सम निकाल दें, ये एक सीरीज है। या एक और एग्जांपल, T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 चलते चलते -1 की पावर n Tn, दोनों सीरीज है। आप अपने टर्म्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो वो एक सीरीज है। ये समझिए मोटी बात, यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स के साथ सीरीज बनाई जा सकती है। जी हां, पर कैसे? या तो आप उन्हें ऐड करिए या तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट, या ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर लीजिए तो भी सीरीज बन जाएगी। ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एक छोटी सी बात और, इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज, ये चीज भी यहीं पे नोट कर लो। हाँ जी, इतना लिख चुके हैं, आगे बढ़े। ओके, सो आफ्टर दिस, ये एक बात और, कोई भी सीरीज फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। अ सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट according as sequence is finite or infinite। मतलब अगर आपके पास टर्म्स कितनी है इस पर डिपेंड करता है, दैट इज द नंबर ऑफ corresponding terms, the number of terms in the corresponding आपकी टर्म्स गिनी जा सकती हैं, या आपको लास्ट टर्म पता है तो भैया आपके पास ये सीरीज फाइनाइट बोली जा सकती है। आपकी टर्म्स नहीं गिनी जा सकती, आपको लास्ट टर्म नहीं पता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएगी। जब भी आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल देना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि 1 4 7 10, ये मैं एक एपी लिख रहा हूं और इसकी कोई लास्ट टर्म है 100, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इससे जो भी आप सीरीज बनाओगे वो फाइनाइट सीरीज ही बनेगी। मतलब आपके पास टर्म्स गिनी हुई है, आप इनको जोड़ोगे या घटाओगे या जो भी करोगे इनके साथ, करोगे तो इन्हीं के साथ ना, टोटल टर्म्स तो पता ही है, फाइनाइट सीक्वेंस है। या ऐसे भी देख सकते हो, लास्ट टर्म इज नोन। लास्ट टर्म जिसकी पता होगी वो फाइनाइट सीक्वेंस होता है। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लो यार,
लेट्स से मैंने इसी चीज को ऐसे लिख के छोड़ दिया होता 1 4 7 10 13 डॉट 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 का मतलब टू बी कंटिन्यूड। अब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है यार, इससे कोई भी सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट सीरीज बनेगी। लास्ट टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म इज अननोन। या तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कोई बता दे, जैसे कि या तो यहां पे ये लिख दिया होता T50, तो हम ये समझ जाते कि इसकी 50th टर्म तक जा रही है ये सीरीज। नहीं लिखा, टू बी कंटिन्यूड करके छोड़ा हुआ है, रुके नहीं, तो इसका मतलब है कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस को हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन कर दो चलो जरा फटाफट। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस टी है, मैं कोशिश करूंगा टर्म को टी में ही, टी की फॉर्म में लिखनी। सो द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल्स टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। हमसे पूछा गया पहली 3 टर्म्स बताओ, बताओगे पहले आप? सर पहला तो 1/2 आगे फिर सर सम ऑफ 2 निकालेंगे और उसको a से माइनस कर देंगे तो फिर क्यों दूसरा भी आएगा। क्यों 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 उन्हीं ऐसा क्यों? सर सम ऑफ 2 टर्म्स a1 plus a2 होता है और नहीं तो हमें सम सम ऑफ ऑफ टू फर्स्ट टर्म्स टर्म कहाँ गिवन a1। है? सर ये 1 डाल n की जगह 1 डाल देंगे तो फिर आ जाएंगे। Tn का क्या मतलब है? सर लास्ट टर्म। नहीं, जनरल टर्म। जनरल टर्म मींस के तेरे को जो टर्म निकालनी है इसी में n की वैल्यू डाल और निकालता चला जा। तुझे T1 निकालना है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो तू n की वैल्यू 1 डाल दे। तेरे को सेकंड टर्म निकालनी है तो तू 2 डाल दे। तेरे को थर्ड टर्म निकालने का तो 3 डाल दे। तेरे को 10th टर्म निकालने का तो 10 डाल दे n की वैल्यू। सो दिस इज नोन एज जनरल टर्म। लिख ले यहीं पे। या nth टर्म, लास्ट टर्म नहीं होती है ये, तो एक ऐसी टर्म होती है, ये तो एक ये बेसिकली तेरे को पैटर्न बता रही है कि ये सीरीज या ये सीक्वेंस क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब तुझसे पूछा गया पहली 3 टर्म्स, तो यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर। जो तू बता रहे हैं ना उन्हीं, वो हम करते अगर हमसे Sn पूछा जाता, Sn दिया यस जाता, सॉरी सर। Sn पूछा नहीं जाता, Sn दिया जाता, तब हम वो काम करते जो तू बोल रहा है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो n को 1 रखता सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाता, n को 2 रखता सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाता। अभी तो हमें सीधा सीधा टर्म ही मिल रही है। समझ आई बात? यस सर। सो फॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स, क्वेश्चन इसका नहीं था, क्वेश्चन ये दिखाने के लिए था वैसे कि देखो आपने भी सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी, डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। तो आपको अगर पहली 3 टर्म्स पूछा गया तो यानी कि पहले 3 नेचुरल नंबर्स पुट कर देने चाहिए। फॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। तो T1 बनेगा भाई हमारे पास 1/2, T2 बनेगा हमारे पास 2/5 एंड T3 विल बी 3/10। हमसे बात समझ आई? यस सर। तो अगर हमसे सिर्फ पहली 3 टर्म्स पूछी गई तो आप बस n की वैल्यू रख दो 1 2 3, जो भी पूछेगा उसी हिसाब से कैलकुलेट करते चले जाएंगे। आगे बढ़े जी। ओके चलिए, अब जरा आइए यहाँ पे। एपी का मैंने लिया हुआ है जनरल,
दिख रही है स्क्रीन यस जिस पे सर। एपी लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज अर्थमेटिक। एक मिनट। तो यार ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरे भैया, दिस विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। This is arithmetic progression. Let's say please. This arithmetic progression. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बनता है जब आप किसी भी टर्म का उससे पीछे वाली टर्म के साथ डिफरेंस लें और वो हमेशा कांस्टेंट रहे। दिस इज द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस d is constant and this is valid for n belongs to any natural number। अगर किसी प्रोग्रेशन की हर टर्म इस तरीके से बनी हो कि आप उस टर्म का उससे पीछे वाली टर्म के साथ डिफरेंस लें और वो हमेशा कांस्टेंट आए, सेकंड का फर्स्ट से लें तो भी कांस्टेंट, थर्ड का सेकंड से लें तो भी कांस्टेंट, फोर्थ का थर्ड से लें तो भी कांस्टेंट, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एपी के अंदर ये लाइन लिख दीजिए, an + 1 - an = d। आप किसी भी टर्म का डिफरेंस उससे पीछे वाली टर्म से निकालेंगे, हमेशा कांस्टेंट आएगा और डी के बराबर होगा। अब इसकी फटाफट से प्रॉपर्टीज लिखते चले जाइए, फालतू की बातें ना करते हुए हम इसमें सीधी सीधी बातें करते हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए, क्योंकि एपी हम पहले पढ़ भी चुके हैं और जो बातें मेरे को नहीं बतानी होंगी मैं बताता चलूंगा। तो nth टर्म इसकी कैसे देते हैं जी, an से देते हैं, a + n - 1 × d। आप nth टर्म को एक बार सॉल्व करेंगे क्या मेरे लिए प्लीज, मतलब पूरा ओपन करके लिखो। एक और बात दोस्त, अभी हम 3 चैप्टर में जा रहे हैं नेक्स्ट, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी, बाइनोमियल, है ना। तीनों अलजेब्रा के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। थोड़ा तेज भी करा रहा हूँ मैं बाय द वे, जैसे कि अभी देखो मैंने सब स्लाइड्स बना के रखी हुई हैं ऑलरेडी, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे समझाते भी रहूंगा, आप नोट भी करते रहेंगे। तो मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी हम अलजेब्रा में जाते हैं तो हमें ना अपना वेरिएबल गेम बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। हमें ये पता होना चाहिए हमारा क्या वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल है n। जब हम सीक्वेंस सीरीज के अंदर होंगे तो हमारा वेरिएबल होगा n n n n n n। क्यों? क्योंकि n हमारा जनरल टर्म डिफाइन करता है। जनरल टर्म से मतलब जो हर एक टर्म दे सकता हो, n की वैल्यू आप अलग अलग रखते जाएंगे, अलग अलग टर्म्स मिलती जाएंगी, तो n हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। तो जी a और d क्या है, पैरामीटर्स। व्हाट आर पैरामीटर्स? अननोन्स। पैरामीटर्स आर कांस्टेंट क्वांटिटीज ओनली बट दे आर अननोन्स। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट कि अगर आपको कोई एक एपी मिलता है तो आपके लिए उस पर्टिकुलर एपी के लिए ए और डी हमेशा फिक्स रहेंगे। जैसे आपने एपी लिखा 1357, ए है 1, डी है 2, एन इसी एपी के लिए चेंज होता रहेगा। जैसे अगर आपको याद हो तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना सिखाया गया था, ax + by + c = 0। ए बी एंड सी पैरामीटर्स थे। किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए तो ए बी और सी फिक्स होंगे, अलग अलग इक्वेशंस के लिए ए बी और सी चेंज हो सकते हैं। ऐसी चीजों को अननोन्स या पैरामीटर्स बोला जाता है। बट एक्स और वाई वेरिएबल्स थे। वेरिएबल किसी भी गिवन सेम चीज के अंदर, सेम इक्वेशन के अंदर ही एक्स और वाई कैन टेक सो मेनी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। So for a same AP, for an AP, n can take any value. N can take 1. Whenever n will take 1, it means first term. N take 2, second term. N take 10, 10th term. But for a particular AP, A and D will be fixed. तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है n।
आप इस an को सॉल्व करेंगे तो n d से आपने अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या बना, जरा ध्यान दो क्या बना, यही तो बना जो मैं अभी लिखने वाला हूं। n का मल्टीप्लीकेशन करा d से जी, तो ये बन गया n टाइम्स d प्लस a माइनस डी। दोस्त a फिक्स है, d फिक्स है, तो a माइनस डी की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, कांस्टेंट ही होगी वो भी। तो आपकी nth टर्म को ना ऐसे दिया जा सकता है n टाइम्स d प्लस a माइनस डी। तो ये जो देख थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, फिर nth टर्म ऑफ एन एपी इज nth टर्म ऑफ एपी इज an प्लस b, यानी कि n में एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा हमेशा nth टर्म का। जब जब हमें किसी भी सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन इन n डिफाइंड हो, ऋषि का बात सुन ले बस, अभी आके अभी आई तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन कर दी, काफी लेट बाय द वे 6:15। हेलो, एम आई ऑडिबल? अच्छा, अब मेरी बात सुन ले, मैं ये बता रहा हूं कि nth टर्म के केस में, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, nth टर्म के केस में हम ये बता रहे थे कि अगर मान लो आपको किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई और वो जनरल टर्म n की टर्म्स में दी जाएगी, पहली बात तो n की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, पर n यूज होता है यहाँ पे, मतलब n एज अ वेरिएबल यूज होता है जो आपको ये दिखाने के काम कर रहा है कि कौन सी टर्म हम जानना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन करा। अगर आपको आपकी जनरल टर्म n की टर्म्स में एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया जाता है तो आप देखते ही कह दो कि ये एक एपी है। जैसे कि मैंने आपको दिया tn की वैल्यू 4n+1 है, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, tn इक्वल्स टू 4n+1। आप n को यहां पे पुट करिए और चेक कर लो क्या ये एपी नहीं बन रहा क्या। n को 1 रखा 5 आया, n को 2 रखा 9 आया, n को 3 रखा 13 आया। सिमिलरली n की अलग अलग वैल्यूज रखी, कुछ कुछ अलग अलग आंसर आया।
सॉरी, लिख लिया है पूरा, स्लाइड कंप्लीट हो गई है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि देखिए लीनियर एक्सप्रेशन इन एन जब भी आएगा हमारी किसी भी, जैसे कि अभी आपने पिछला क्वेश्चन करा था ना, तो उस पिछले क्वेश्चन में देखो एन जो दिया हुआ था n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन था, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन रैशनल फंक्शन n में, अगर वेरिएबल n को देखें तो रैशनल फंक्शन आ रहा है, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है n में और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है n में, वो एपी नहीं बनेगा। देख लो बना भी कहां था, 1/2, 2/5, 3/10, ये टर्म्स आ रही थी उसकी, वो एपी नहीं था। बट अगर कभी भी आपको nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन इन n दिया हुआ है तो पक्की बात है एपी बनेगा, और जो n का कोफिशिएंट होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और ये चीज मैंने आपको यहां से दिखाने की कोशिश करी है एक्चुअली, जनरल टर्म से देखो भाई, ये देख देख, जनरल टर्म में दोस्त n टाइम्स d प्लस a माइनस डी, a माइनस डी इज अ पैरामीटर, इज अ कांस्टेंट। n टाइम्स d का मतलब कि n का मतलब n में एक ये तो लीनियर है और n का कोफिशिएंट जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, यही बात आपको थर्ड प्रॉपर्टी में बताई गई है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है ये भी सुन लीजिए जरा। फोर्थ प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि अगर कोई फाइनाइट एपी है, यानी कि जिसकी लास्ट टर्म आपको पता है, जिसकी लास्ट टर्म ही नहीं पता वो तो पहली बात तो वो बहुत काम की चीज है नहीं हमारे। इनफाइनाइट सीक्वेंसेस आएंगे सिलेबस में, काम की चीज भी है, मैं ये नहीं कह रहा, बट इनफाइनाइट प्रोग्रेशंस तो उतने काम के नहीं है। इस बारे में तो हम आगे बात करेंगे, 2-4 ही इनफाइनाइट सीक्वेंसेस हैं जो अभी हमारे काम के होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जब तक हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में हमारे काम का फाइनाइट सीक्वेंस है, यानी कि हमें लास्ट टर्म भी पता होनी चाहिए उसकी, जनरली पता होगी भी, नहीं तो ये पता होना चाहिए सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पता होंगी ये सारी चीजें। जब नहीं पता होंगी, दो केसेस होंगे ऐसे, तब हम आपको बताएंगे उनके बारे में भी क्या करना है। आपने पढ़ा भी होगा इनफाइनाइट जीपी का सम, अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम वो करेंगे अभी आगे चलते हुए। यहां पे बोला जा रहा है कि देखिए जब आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम निकालेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी में ये बोला जा रहा है, तो वो हमेशा इक्वल आएगा, इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड, राइट। चलिए जी, अगर यहां तक आपकी स्लाइड खत्म होगी तो इससे आगे की स्लाइड मैं कंप्लीट करता हूं, इसकी एपी की, ये अधूरी है, ये और बनानी है, कर देंगे इसको भी। ओके, सबसे पहले तो आप मेरे साथ ये देखिए, जो आपको उसमें मैंने नहीं लिखा, काफी चीजें अधूरी हैं उसमें, मुझे लगा था मैंने चीजें पूरी करती है। रिजल्ट, तो आप ये देखिए कि जनरल एपी कैसा होता है। जब हम किसी भी एपी को लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म कुछ जोड़ दीजिए इसमें, थर्ड टर्म इसमें कुछ जोड़ दीजिए सेम नंबर, फोर्थ टर्म फिर से इसमें वही चीज जोड़ दीजिए। एपी ऐसी तो बनता है पैटर्न, मतलब हर बार सेम नंबर जोड़ना है, या तो ऐसे बोल दो हर बार सेम नंबर जोड़ना है, या फिर ऐसे बोल दो किसी भी टर्म का अगर आप उससे पिछले वाली टर्म के साथ डिफरेंस निकालते हैं तो डी आएगा, सेम आएगा ना। ऐसे ही अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी हो तो जो भी आप फॉर्मूला बना के आए हैं बन जाएगा, देखो सेकंड टर्म के लिए एक बार डी जोड़ा, थर्ड टर्म के लिए 2 बार डी जोड़ा, फोर्थ टर्म के लिए 3 बार डी जोड़ा, 10th टर्म निकालता तो 9 टाइम्स डी ऐड करता, 20th टर्म निकालता तो 19 टाइम्स डी ऐड करता। पैटर्न ये क्या है, nth टर्म निकालता तो n-1 टाइम्स डी ऐड करता, इससे हमारे पास इसकी टर्म बनी है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं देख दोस्त, इसी में ही ना, ये जो अभी तेरे सामने लिखा हुआ है इसमें ही देख, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम निकाल, क्या आया, ये सम आया जी a प्लस n-1 इंटू डी। जब तो सेकंड टर्म स्टार्टिंग से और सेकंड टर्म लास्ट से उठाएगा, यानी कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड, पहली टर्म अगर स्टार्टिंग से उठा रहे हो, लास्ट टर्म से वो लास्ट से भी पहली टर्म उठाओ, अगर सेकंड टर्म उठा रहे हो स्टार्टिंग से तो सेकंड लास्ट टर्म उठाओ, इन दोनों का सम अगर आप निकालोगे तो बराबर ही आएगा। और कितना आएगा, फर्स्ट और लास्ट के हमेशा बराबर ही आएगा। ऐसा हो क्यों रहा है, पहले तो आप निकाल के देख सकते हैं। सम आएगा 2a फर्स्ट और लास्ट का प्लस n-1 इंटू डी। अगर सेकंड और सेकंड लास्ट का निकालेंगे तो देखिए इसके सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस n-2 इंटू डी, इससे एक कम कर दो डी को, अब ऐड कर लो
2a प्लस d कॉमन आएगा, n माइनस 2 प्लस 1 होगा, फिर से n माइनस 1 इंटू डी, फिर से थर्ड लास्ट का करोगे n माइनस 1 इंटू डी। कितनी टोटल टर्म्स थी? n। आपने पेयर्स में तोड़ दिया ना? हाँ जी, पेयर्स में बना दिया। कितने पेयर्स बनेंगे अगर n टर्म्स होंगी तो? n/2 पेयर्स बनेंगे। Sn का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ऐसे n/2 पेयर होंगे अगर n टर्म्स है तो, और हर पेयर का सम कितना? इतना। फर्स्ट और लास्ट का सम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा था। सेकंड और सेकंड लास्ट का टर्म्स का सम इतना ही आ रहा था। थर्ड और थर्ड लास्ट का इतना ही आ रहा था। अगर टोटल n टर्म्स है तो कितने पेयर्स बन सकते हैं? n/2। इस पे मत जाए n इवन होगा क्या n ओड होगा, ओड होगा तब भी यही होगा। ये चीज अभी आगे चलते हुए एक्सप्लेन करूंगा, यहां नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। एम में करूंगा कि अगर टर्म्स इवन होंगी, टर्म्स ओड होंगी तो भी क्या सम यही रहेगा? बिल्कुल यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये टर्म्स का सम बन गया। इसी प्रॉपर्टी से कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा बराबर होता है, हमारा Sn बन जाता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों होता है सब, इस बात को समझिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम इधर से सेकंड टर्म पे पहुंचे तो हमने एक डी ऐड करा, और जब हम उधर से एक सेकंड टर्म पे पहुंचे तो बेसिकली हमने एक डी घटाया। एक डी घटा के इधर आएंगे, इधर से एक डी जोड़ते हुए जाएंगे। तो जब हम इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम निकाल रहे होंगे तो इधर से फर्स्ट कुछ आया, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड, एक डी इसने बढ़ा दिया, एक डी इसने बढ़ा दिया, बराबर ही रहे। इवेंचुअली चेंज तो कुछ हुआ नहीं। इधर से थर्ड टर्म 2d जोड़े, उधर से थर्ड टर्म 2d घटाए, इवेंचुअली सम तो सेम ही रहा। इसलिए फाइनाइट टर्म्स का, फाइनाइट एपी के केस में सम इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सेम रहेगा। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाय द वे।
तो ये हुई थी एक प्रॉपर्टी। इसके अलावा छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया अगर 3 नंबर एपी में है तो कब होंगे। तो बीच वाले का ट्वाइस should be equal to first and third term. 3 numbers A, B, C are in AP if 2B is equals to A plus C. ये प्रॉपर्टी भी हमारी जनरली है, बेसिक की प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बाद, मतलब एक ये सब भी इंपॉर्टेंट चीजें थी बिल्कुल, पर एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज तो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट हेडिंग ही है आपकी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। ये आप पिछले साल भी पढ़ के आए हैं। कभी कभार क्या होगा कि आपको टर्म्स के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, एपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, बट एग्जैक्टली एपी की टर्म्स नहीं दी गई होंगी। अगर आपको एपी की टर्म्स नहीं दी गई है ना, और आपको सिर्फ एपी के बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, राइट? अबीर, आई थिंक यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग क्लास। ओके, तो आपको कुछ 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 चीजें बताई गई हैं, तो आपको खुद से एपी के अंदर टर्म्स माननी पड़ेगी। अब ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में आपको बात करी जा रही है, सेलेक्टिंग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, या हो सकता है सेलेक्टिंग इवन नंबर ऑफ टर्म्स। 4 टर्म्स के बारे में बात करी जा रही है, 6 टर्म्स के बारे में बात करी जा रही है, तो हम उन टर्म्स को कैसे माने? और अगर हमें 3 टर्म्स या 5 टर्म्स के बारे में बात करी जा रही है तो किस तरीके से माने? तो पहले ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, राइट? हमें ये माननी है, तो आप ऐसे मत मानो उन टर्म्स को कि पहली टर्म ए है, दूसरी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ऐसे मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर आप उन टर्म्स को जैसे हम बता रहे हैं ऐसे मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी घट जाएगी। पर ये वैलिड तभी होगा जब सम ऑफ टर्म्स गिवन है। अगर सम ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है तो आप जैसे चाहो वैसे प्रोसीड करो, चाहे जैसे हम बता रहे हैं वैसे प्रोसीड करो, या जैसे ऊपर लिखा हुआ है जनरल एपी वैसे प्रोसीड करो। तो सेलेक्टिंग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म होगी मिडिल, मिडिल टर्म हमेशा होगी यहां पे ए, और उसके दोनों साइड हम उतनी टर्म्स बढ़ा देंगे जितनी हमें चाहिए। जैसे 3 टर्म्स चाहिए तो मिडिल टर्म रखी ए, एक इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया। लेट्स से 5 टर्म्स चाहिए तो मिडिल टर्म होगी ए, 2 इधर बढ़ाई, और कितने से बढ़ाई? डी से बढ़ाई बस, और 2 इधर घटाई। अगर मैं आपको मोटी बात बताऊं, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमें सेलेक्ट करनी है तो मिडिल टर्म होगी हमारी ए और कॉमन डिफरेंस होगा हमारा डी। आप इधर उधर उसके दोनों तरफ बढ़ाते चले जाओ। अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करनी है भाई, तो देखिए जरा, अगर 4 टर्म्स हैं तो 2 इस बार हमारे पास भाई मिडिल टर्म होगी, ए माइनस डी और ए प्लस डी दोनों हमारी मिडिल टर्म्स होंगी। और इनके बीच में आप अगर घटा के देखेंगे ए प्लस डी में से ए माइनस डी को, तो 2D कॉमन डिफरेंस आएगा। अब इसके अराउंड आप जितनी टर्म्स बढ़ाना चाहते हैं उतनी टर्म्स बढ़ा दीजिए। अगर 4 टर्म्स बोली गई हैं तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करो, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। अगर 6 टर्म्स बोली जाती तो आप फिर से ऐसी सेलेक्ट करते, बस इस बार कुछ चीजें थोड़ी सी ऐसी हो जाती, 2 टर्म्स बढ़ा देते, है ना? मिडिल टर्म होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मिडिल टर्म होगा आपका ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस होगा आपका 2D।
जी नोट हो गया पूरा, आगे बढ़े। एक बात ये हुई जी इंपॉर्टेंट, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की और इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने की। और इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ये बेस्ड ऑन एपी। फटाफट शुरू करते हैं चलिए। क्वेश्चंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वैसे सारी ही चीजें आप कर चुके हैं, बस मुझे लगता है ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स की प्रॉपर्टी वाली मैंने बात आपको नहीं बताई है, इसके अलावा नथिंग, नथिंग एल्स। अगर आप मुझसे एसएन का प्रूविंग का फॉर्मूला पूछना चाहते हैं कि जी सम ऑफ एन टर्म्स कैसे आता है एपी में, तो आप वो जान सकते हैं अलग से, और जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं बता दूंगा, बट वैसे ये प्रूफ तो एनसीईआरटी में भी सब दिए हुए हैं, अगर आप वहां से भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए जी क्वेश्चन शुरू करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका यही है, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट। लेट टी आर विद rth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब जनरल टर्म, भाई साहब ये आपको ये बताना चाहते हैं कि जनरल टर्म है कोई एपी की, है ना। और हमसे ये पूछा गया आर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक रख सकते हैं, यानी कि इस एपी के पास n टर्म्स हैं, या n तक नहीं, जो भी चाहे, मतलब ऐसी आगे बढ़ती चली जाएंगी वैल्यूज, जितनी भी टर्म्स हैं इस एपी के पास, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको आगे की इंफॉर्मेशन दी गई है। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m एंड n, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है m और n, और हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है कि tm यानी कि mth टर्म, इसकी वैल्यू है भाई साहब 1/n, और nth टर्म इसकी वैल्यू है 1/m। यू नीड टू टेल मी tmn, mnth टर्म आपको मुझे बतानी है क्या होगा। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ये सब क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, और 10th के सवाल ये हैं, बस मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस भी क्या है इसमें और 10th में, अभी बता देता हूं। m और n की वैल्यू दी जाती थी बस 10th में, अब आप थोड़े बड़े हो गए तो अब आप हम आपसे कह रहे हैं कि भाई m और n की वैल्यू लेके ही करेगा क्या, 10 और 8 चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, m और n की टर्म्स में बता दे आंसर, कौन सी दिक्कत आ रही है। पर हमने क्वेश्चन करा है, आप 10th की एनसीईआरटी उठाओगे, जो भी लास्ट एक्सरसाइज है एपी की, उसमें ये सब क्वेश्चंस होते थे कि भाई 10th टर्म में किसी की 17, 12th टर्म में किसी की ये, बताओ ए और डी क्या होगा, या फोर्थ टर्म बताओ, इस तरीके की चीजें आपने काफी करी है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस एम और एन पैरामीटर्स अननोन्स दिए गए हैं इस बार, आपको ऐसे नहीं दिया गया कि ले भाई 10th टर्म ये है और 8th टर्म ये है। तो हमजा ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते थे बताएगा। अच्छा कंसिडर दिस, अगर मैं तेरे को बोलता कि तू मेरे को ये बता 10th टर्म मतलब 17 है, और 17th टर्म कुछ समथिंग 43 है, तो बताओ 12th टर्म बता क्या होगी, तो कैसे करता सॉल्व। कोई बात नहीं, गलत बता दे, ये तो हमारी पढ़ी हुई चीजें हैं वैसे, पर कोई दिक्कत नहीं। सर ए इंटू वो टर्म डालता, एन की जगह पे माइनस करके और डिफरेंस डाल के कर देता। करेक्ट, ए और डी मानते, दो इक्वेशन बनती लीनियर इक्वेशन ए और डी में, दोनों को सॉल्व करते, एक से डी आ जाता, पहली बारी में सीधा घटाता तो ए कैंसिल हो जाता, डी निकल जाता कुछ, फिर ए निकाल लेता कुछ, फिर जो टर्म आप पूछ रहे हो वो बता देता, राइट। यस सर। बिल्कुल यही करना है, बस यहाँ पे एम और एन है, तो एम और एन तेरे लिए कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ए और डी अब तेरे लिए वो चीजें हैं जो तुझे निकालनी है ढूंढ के, तू ए निकालेगा तो डी निकालेगा तो तू टीएमएन भी लिख लेगा, लिख दे।
हाँ भाई, आ गया आंसर? करो दोस्त सॉल्व, मैं जरा दूसरा क्वेश्चन लिख दूं जो मुझे कराना है। हाँ ये करते हैं, चलिए। नोटा none of the above करेक्ट है उन्हीं। आगे आ जा, नेक्स्ट पे पहुंच जा। हाँ जी, आंसर मिलते रहेंगे, मैं सॉल्व करना शुरू करता रहूंगा फिर। टीएम की वैल्यू है 1/n। मैं सीधा लिखता हूँ यार टीएम को, ए और डी, ये सब तो करी हुई चीजें। ए और डी, तो भैया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें दी गई है 1/n। करेक्ट है हमजा, गुड। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें दी गई है 1/m। यशिका, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. बाहर है क्या कहीं? No, sir. अच्छा, नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। ऐसा भी होता है ना बहुत बार, ऑनलाइन क्लास के कुछ एडवांटेज भी हैं एंड यूज भी करने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर और आज की तो क्लास भी हल्की है थोड़ी हमारी, एपी की क्लास होगी पूरी। करेक्ट, ठीक है, तीनों ने निकाल ही लिया, डी निकालेंगे, एम ए निकालेंगे, तो फिर आ जाएगा कुछ mn 1 आएगा बोलते ना, राइट। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन हटा। सारे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही है, बस आपको प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ आपका हाथ साफ हो जाए एकदम, समझ जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे प्रॉपर्टी लगानी है, बेसिक ही प्रॉब्लम है, और ये सब आपका प्रैक्टिस के लिए कि हम रोज एक सीक्वेंस खत्म करेंगे। मतलब अगर 2 घंटे की क्लास मिल जाए तो जीपी और एचपी भी खत्म कर देंगे एक ही साथ, इस संडे मतलब। और अगर सही हो गया सीन तो एजीपी भी खत्म कर देंगे 4th सीक्वेंस में। मुझे स्लाइड्स बनानी पड़ेगी बस, मैं बना कर रखूंगा नेक्स्ट क्लास तक। हाँ जी, नेक्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट और लास्ट का ही तो सम दिया हुआ है, फिर दूसरा सेकंड और सेकंड लास्ट का दिया हुआ है। लास्ट वाला nth लास्ट से और nth स्टार्टिंग से दिया हुआ है। स्टार्टिंग से फर्स्ट, सॉरी लास्ट से फर्स्ट, लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड, nth लास्ट, nth फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी कि सबका सम इक्वल। सारी चीजें जो ब्रैकेट्स के अंदर दी गई हैं सबका सम इक्वल है। और ऐसे कितने पेयर्स हैं ब्रैकेट वाले, क्या आप मुझे ये गिन के बता सकते हैं ये पैटर्न को देखते हुए?
देखिए ये आपका टास्क भी है, आपको पैटर्न समझना है, सीक्वेंस ही पैटर्न है और सीक्वेंस के थ्रू पैटर्न समझने हैं तो सीरीज अच्छी होगी। अच्छा ऐसे गिनो, देखो कितने पेयर बन रहे हैं। A1 से शुरू हुआ, A1, अगले वाले में A2, फिर अगले वाले में A3 आया होगा, लास्ट वाले में AN आया है, यानी कि nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, n पेयर्स बन रहे हैं ये। तो इन सब का सम दोस्त ऐसे लिख दे इसको एक ही लाइन में कि भैया सारे सम बराबर ही तो है। अभी तो आपने बताया था इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा बराबर होगा, तो जो सम A1 प्लस A2n प्लस 1 का आ रहा होगा वही सम A2 प्लस A2n का आ रहा होगा, वही सम AN और AN प्लस 2 का आ रहा होगा। यानी कि ये सारे के सारे पेयर्स एक ही जैसा सम दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसे ऐसे लिख दूं। पहली बात, एक ही चीज को n टाइम्स जोड़ रहा हूं तो सीधा n से मल्टीप्लाई कर देना उसको, ये तो हुई जी आपकी पहली बात। अब आप A2n प्लस 1 को लिख लो, मान लो आपकी इसकी फर्स्ट टर्म तो A1 दी हुई है, मान लो इसका कॉमन डिफरेंस कुछ D है, तो आप अगर इसे लिखते तो ऐसे तो लिखते n टाइम्स A1 प्लस A2n प्लस 1 को लिख के दिखा रहा हूं, A1 प्लस 2ND। अगर किसी की 2n प्लस 1th टर्म लिखना चाहता हूं तो A1 प्लस 2n टाइम्स D मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये बन जाएगा n इंटू 2A1 प्लस 2ND। 2 बाहर निकाला तो ये बना 2n, बचता है A1 प्लस n टाइम्स D। और ये क्या है, ये किसको लिख सकते हैं हम, AN प्लस 1 को लिख सकते हैं। अगर AN प्लस 1 को लिख रहे होते तो ऐसे ही तो लिखते A1 प्लस ND, यानी कि आंसर B 2n इंटू AN प्लस 1। वैसे तो ये क्वेश्चन सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड ही है, पर ये चीज मैं भी आपको समझाऊंगा AM पे जब हम पहुंचेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछ लो। देखिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर्स दिए गए हैं AP में, आपसे बोला गया पहली और लास्ट टर्म का सम है 8 और दोनों मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट है 15। आपको एक सेकंड मैं यहाँ पे एक बात बस बताना चाहता हूँ, ये छोटी सी इंपॉर्टेंस वाली बात है ये। देखो मुझे चारों टर्म्स का सम तो नहीं दिया ना, 2 ही टर्म्स का सम दिया ना। ऑल्दो चारों टर्म्स का सम मैं इन 2 टर्म्स की हेल्प से निकाल लूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जो फर्स्ट और लास्ट का सम है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का भी सम होना चाहिए। चारों नंबर AP में है तो उन दोनों का सम भी 8 ही होगा, चारों का सम 16 हो जाएगा। और उसने दिया तो नहीं ना मेरे को पहली बारी में चारों टर्म्स का सम, तो अगर उसने चारों टर्म्स का सम नहीं दिया तो भाई जरूरी नहीं है तेरे को अभी भी ऐसी माननी है टर्म्स के A-3D, A-D, A+D एंड A+2D। अगर चारों टर्म्स का सम देता पहली बारी में और तब तुझसे कहता कि हाँ भाई ये बात बता, तो बिल्कुल सही बात थी। एक सेकंड, हाँ भाई तो अगर चारों टर्म्स का सम देता तो तू A-3D, A-D, A+D, A+3D से जाता, अभी भी जा सकता है, मैं नहीं मना कर रहा, पर जाने की जरूरत नहीं रही होगी, मैं ये कह रहा हूं। तेरे को अगर तू A-3D, A-D, A+D, A+3D से जाएगा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाने की जरूरत नहीं रही होगी। मेरी बात को फिर से सुन, इसलिए उसने चारों टर्म्स का सम तेरे को पहली बारी में नहीं दिया, देख अगली बारी में दिया सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3। इस बार बिल्कुल तेरे को 3 टर्म्स को मानना पड़ेगा खुद से, तीनों क्या है, और ऐसे ही मानना पड़ेगा जैसे बात करी थी हमने। ओके जी, तो हम क्या करें, अरे तू 4 नंबर्स को ऐसे ही मान ले, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है।
मान ले 4 नंबर हैं चारों एपी में, A1 A2 A3 A4। तुझे क्या दिया गया, इन्फॉर्मेशन ढूंढ। तेरे को दिया गया A1 प्लस A4 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और तेरे को दिया गया दोनों मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि A2 इंटू A3 15 है। मैं ये नहीं कह रहा आप कन्वेंशनली जाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे ये सब, मैं आपको वो सब नहीं सिखा रहा, वो सब आप करके आए हो यार, बहुत करा है और कर भी चुके हो इस साल। आप तो मेन बात करते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट का सम दिया 8 दिया होगा, तो इसका मतलब पहली बात तो मुझे ये पता चल गया सेकंड और सेकंड लास्ट का सम भी तो इतना ही है 8, ठीक है। और सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 15। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज तक करते हैं ये, दो नंबर्स जिनका सम 8 है, दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 15 है, कौन से होंगे वो दो नंबर्स, 3 और 5। A2 3 है कि A2 5 है, कोई भी ले ले, दोनों हो सकता है। अगर A2 को 3 लेगा, A3 को 5 लेगा, तो A4 होना चाहिए 7, A1 होना चाहिए 1, यानी कि यहां से तुझे पूरा सीक्वेंस मिल गया 1 3 5 7। तूने कहा जी नहीं मेरे को नहीं आई बात समझ, आपने ये A2 3 क्यों लिया, तू ले ले A2 5, मैं कब मना कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही केस आएंगे जब आंसर निकालेगा। तो यहीं से समझ आ रहा है भाई, दो नंबर्स का सम 8 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 15 है, क्या उन दोनों नंबर्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दी, नहीं। तो वो दोनों नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 3 और 5 या 5 और 3। तो आंसर कन्वेंशनली निकाल ले, पूरे मेथड से यही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस बार इंक्रीजिंग एपी था, पिछली बार डी ग्रेटर देन 0 था तो इंक्रीजिंग एपी बोल देते हैं, जब डी लेस देन 0 है यानी कि इस बार टर्म्स घटती जा रही हैं। तो पहली 7 रही होगी, फिर 5, फिर 3, फिर 1, इसमें डी लेस देन 0 है, ये डिक्रीजिंग एपी है। नंबर्स तो चार वही है ना, 1 3 5 7। तुझसे ये पूछा थोड़ी है कि, तुझसे ये पूछा लीस्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस बता, 1 होगा। उसे खुद पता है ये बात कि दोनों ही सीक्वेंस बन सकता है। नेक्स्ट, सम ऑफ 3 नंबर्स दिया गया एपी में -3 और प्रोडक्ट दिया गया उनका 8। 3 नंबर्स का सम दिया गया -3, तीनों का प्रोडक्ट दिया गया 8, तीनों का सम दिया है। अब तू जा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से, यही सिखाया गया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब टर्म्स डायरेक्टली ना दी गई हो और उनका सम दिया गया हो तो तीनों 3 या 4 या जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, उनको कैसे मानना है, उनको क्या लेट करें कि आंसर जल्दी निकल जाए, जो हमने बताया था वो लेट कर भाई। 3 नंबर्स हैं तो A माइनस डी, A प्लस डी लेट कर। अच्छा जी, A माइनस डी, A प्लस डी, तेरे पास तीनों नंबर्स हैं, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा देख, एक वेरिएबल फटाक से निकल जाएगा, एक अननोन अभी फटाक से निकल जाएगा। जैसे तूने तीनों का सम लगाया -3 है तो तीनों का सम होना चाहिए 3A, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। पर्पस वहां पे यही था, देख लो जितनी भी टर्म्स हमने लिखी थी वहां पे सबका सम निकालोगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा सिर्फ, पर्पस ये था। एक अननोन तो निकाल फटाफट, दूसरा अननोन बाद में निकाल लेंगे, दो अननोन आए सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए की वैल्यू बची -1, ए -1 आया, अब दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी है, देनी ही पड़ती क्योंकि दो अननोन है ए और डी, दोनों को कैसे निकालेगा। तो प्रोडक्ट दिया है 8, प्रोडक्ट दिया है 8 तो दोनों तीनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो a माइनस डी ए प्लस डी मल्टीप्लाई करके बना दिया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल्स टू 8। ओके, a की वैल्यू रख दे -1 रख दी, -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर, ये -1 से इधर क्या मल्टीप्लाई कर रहा है उधर ही ले जा, -8, डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर, -8 को इधर शिफ्ट कर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, डी की वैल्यू +-3। पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करता ऐसे ही आता डी प्लस माइनस कुछ, यानी कि दोनों केस लेने पड़ते, एक बार डी +2 था, एक बार डी -2 था। जैसे यहाँ पे डी एक बार +3 है, एक बार -3 है, यानी कि तेरा एपी इंक्रीजिंग भी बन सकता है, डिक्रीजिंग भी बन सकता है, दोनों ही आंसर्स पॉसिबल है, नंबर्स तीनों वही रहेंगे, ऑर्डर बदल सकता है बस उनका। यानी कि ए की वैल्यू अगर -1 है और डी को अगर तू 3 लेगा तो a -1 d3 पहला बन जाएगा, -1 -3 यानी कि -4, नंबर्स होंगे -4 -1 एंड -1 +3 विच इज 2। तूने ए को लिया -1, डी को लिया -3, कोई दिक्कत नहीं है यार, पहला बन जाएगा 2, फिर -1, फिर -4, इंक्रीजिंग एपी क्योंकि डी है पॉजिटिव, देख सकते हो। दिस इज डिक्रीजिंग एपी क्योंकि डी है नेगेटिव, तो टर्म्स घटती जा रही है।
आगे बढ़े। ओके, वैसे तो देखिए जो मैं भी आपको बात बताने वाला हूँ ये मैं अभी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में बताऊंगा ना। इन 3 चैप्टर्स के बाद हमें हमारा जो अगला चैप्टर होता है वो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैं आपको स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ा रहा हूँ, आपको कॉनिक सेक्शन कोई दूसरे टीचर करा रहे होंगे साथ साथ। तो मैं आपको वहां पे ये बात बताता हूँ, बट 2-3 रूल है। एक चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। उसके अंदर ना कुछ 2-3 चीजें आती हैं, मतलब 2-3 नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं, सॉरी सॉरी, बहुत सारी फॉर्मूले होते हैं उस चैप्टर के अंदर ना। और ये 2-3 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 मैं मेजर फॉर्मूले मानता हूं। एक होता है साइन रूल, और इसके बारे में डिटेलिंग में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। एक होता है कोसाइन रूल। क्या है ये रूल्स, समझ लीजिए जी, क्या है ये रूल्स। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो पहली बात तो ट्रायंगल हमेशा स्टैंडर्ड होता है, मतलब हमें ट्रायंगल्स के बारे में कुछ चीजें पता होती हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैसे कि ये एंगल ए है, सॉरी ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोला जाता है हमेशा, बी सी, ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल के बारे में कुछ दिया जाए और एबीसी का वर्ड यूज कर जाए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो ये लेंथ ऑफ साइड्स दी गई होंगी। ये बात आज के बाद ध्यान रखना, सोचना नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। जैसे हम जहां जहां भी बताते हैं तुमसे ये बातें, वो सब ट्रू है क्योंकि वो जनरल नोटेशंस है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द जनरल नोटेशंस फॉर लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। Small a is the side opposite to angle A, small b is the side correspondingly opposite to angle B, and small c is the side opposite to angle C. इस ट्रायंगल के अंदर 2 चीजें हमेशा वैलिड होती है, साइन रूल और कोसाइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि जी देखिए, हर साइड का अपने ऑपोजिट एंगल के साइन के साथ जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। यानी कि a अपॉन साइन ए, रूल ये है, इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। ट्रायंगल कैसा भी हो, ये हमेशा रेशियो ये कांस्टेंट ही आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी बताऊंगा मैं तुम्हें जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। उस कांस्टेंट को भी बताऊंगा क्या आएगा, या फॉर दैट मैटर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, कांस्टेंट आएगा, जैसे आप यूज करना चाहें। इसका वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बताऊं तो, कि अगर आपको एक साइड पता है ना और 2 एंगल पता है, तो आप दूसरी साइड निकाल लोगे। 2 एंगल पता है, सॉरी 2 साइड्स पता है, एक एंगल पता है, तो दूसरा एंगल निकाल लोगे। ये इसके फायदे हैं, ये हमेशा वैलिड होगा। दूसरा कोसाइन रूल, इसी ट्रायंगल के लिए कोसाइन रूल बता रहा हूं। तो कोसाइन रूल ये कहता है कि जी अगर आप किसी भी एंगल का कॉस निकालना चाहते हैं, या कोसाइन रूल कहता है कि अगर आपके पास तीनों साइड्स है ना, तो मैं आपको तीनों एंगल्स भी दे दूंगा। साइन रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई 3 चीजें है ना, तो मैं आपको फोर्थ दे दूंगा निकाल के। कोसाइन कहता है कि अगर आपके पास तीनों साइड्स हैं तो मैं आपको सारे एंगल्स बता दूंगा इस ट्रायंगल के। कैसे? कॉस ए की वैल्यू जो होगी वो होगी इसके एडजेसेंट जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। पैटर्न समझो, एंगल ए के सामने वाला जो स्क्वायर है वो ए हमने घटाया है, और नीचे 2bc लिखा हुआ है। थैंक यू आंटी। दूध कम हो ताकि कम ही लगेगा। हाँ वो, अगर आप दूसरे वाले एंगल की वैल्यू बता, मतलब आप cos b निकालना चाहते हैं, तो cos b के लिए आप इसके एडजेसेंट साइड्स देखिए, a और c हैं, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ऐसे ही क्या आप मेरे को cos c बता सकते हैं यूजिंग द सेम पैटर्न्स, यूजिंग द सेम एनालॉजी? बोले भाई। cos c, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये कोसाइन रूल के अंदर ये दोनों रूल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद होने चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट। लेट मी मार्क देम। काफी जगह यूज होते रहेंगे ये। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये दो रूल ऐसे हैं कि ये तो मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर जगह आ सकती है, वैसे ही साइन रूल कोसाइन रूल जहां भी ज्योमेट्री की ट्रायंगल की बात होगी कहीं भी घुस सकता है। अब इस पे बेस्ड हमें एक क्वेश्चन करना था, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास अभी तक है ना? इसके बाद क्लासेस होती हैं तुम्हारी क्या? यस सर, केमिस्ट्री की क्लास होती है किस टाइम से? सर 7:15। दैट किस पहले संडे हम काफी कुछ प्रोग्रेशन में खत्म कर रहे होंगे, मे भी सारा प्रोग्रेशन खत्म कर दे, टाइप मतलब सीक्वेंस पूरा पार्ट खत्म कर दे। 2 पार्ट्स में बटा हुआ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। मोस्टली हमें क्वेश्चन ही करने होंगे, पर संडे में काफी तैयारी के साथ आऊंगा, मेरे पास स्लाइड्स होंगी काफी। आप फिर मतलब मुझे ऐसी चीजें नहीं लिखानी पड़ेगी, मुझे को क्वेश्चन भी नहीं लिखाने पड़ेंगे, वो सभी कुछ मैं पहले से ही रेडी करके लाऊंगा। चलिए जी, मिलते हैं। थैंक यू सर। Okay.